कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 99 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग को एक नया टास्क दिया जाता है जिनजैंग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। जिनजैंग ग्रुप की लीडर उसे कहती है तुम्हें व्हाइट ड्रेस ब्यूटी जिसका नाम मीरू है उसकी बुtt के पर हाथ लगाना है और वो भी सारे लोगों के सामने। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो हम तुम्हें अपने जिनजैंग ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। मिंग अंदर से काफी ज्यादा परेशान हालत में बाहर निकलता है। ज़ैंग हैंग उसे देखकर कहता है बॉस क्या हुआ, कहीं उस जान ने तुम्हारा फायदा तो नहीं उठा लिया। मिंग उसे कहता है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उसने मेरा फायदा उठाया, लगता है कि वो चाहते हैं कि मैं किसी और का फायदा उठाऊं। जिनजैंग ग्रुप की लीडर चाहती है कि मैं मीरू की तशरीफ पे हाथ लगाऊं और वो भी सभी के सामने, और उसी के बाद ही वो मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने देगी। ज़ैंग हैंग उसकी बात सुनने के बाद फौरन ही कहता है मुझे चेक करने दो, लेकिन साथ ही उसे कहता है और सॉरी मेरे कहने का मतलब था कि इतना बुरा काम कौन कर सकता है। लेकिन अंदर से तो ज़ैंग हैंग का दिल चाहिए होता है कि वो उसको हाथ लगाना चाहता है। ज़ैंग हैंग मिंग से कहता है बॉस अगर तुम ऐसा करते हो वो भी सारी पब्लिक के सामने, तो मुझे लगता है कि वो सारे के सारे ही हमारे दुश्मन बन जाएंगे। यहाँ पर जितने भी मेल हैं वो सारे तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मिंग उससे कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर अकेडमी में जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे मेरे दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस तरह को घटिया काम करना चाहिए? मैं सभी के सामने जाकर उसे टच तो नहीं कर सकता जब तक कि वो मुझे खुद ऐसा करने को ना कहे। ज़ैंग हैंग बॉस से कहता है बॉस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास तुम्हारा फॉलोअर ज़ैंग हैंग है, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तुम्हें पता है कि हम लोग किसी को टच भी कर सकते हैं और उसको महसूस भी नहीं होगा कि हमने उसको टच किया है। अगर तुम सारी जनता के सामने मीरू को टच भी करोगे तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट लगेगा, इसलिए कोई भी तुम्हारे पर शक नहीं करेगा या फिर कोई भी तुम्हारे पर इल्जाम नहीं लगाएगा। मिंग उसे कहता है और मैं ऐसा कैसे करूंगा, लेकिन साथ ही मिंग काफी ज्यादा हैरान भी होता है और कहता है लगता है कि ज़ैंग हैंग ने इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स को सीख रखा है, लगता है ये पास में बहुत सारी लड़कियों को इसी तरह एक्सीडेंटली टच कर चुका है, चलो ये मेरे कुछ काम तो आएगा। ज़ैंग हैंग आगे बढ़ता है और मिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है चलो यहाँ से पहले चलते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं। वो मिंग से कहता है बॉस तुम्हें याद होगा जब तुम टीचर ल्यूफी के साथ थे और उसके साथ एक कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, यानी कि तुम दोनों ही अपने अज़ूर ड्रैगन स्टेप को यूज करते हुए कम्पीट कर रहे थे। उस वक्त तुम अचानक उसकी चेस्ट के साथ जाकर रुक गए थे, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसी वजह से टीचर ल्यूफी ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। अगर तुम वहाँ पर जानबूझकर भी ये सब कुछ करते तो भी टीचर ल्यूफी उसे एक एक्सीडेंट ही समझती और तुम्हें कुछ नहीं कहती। पहले जाके हम लोग मीरू को ढूंढते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा एक्सीडेंट काम आएगा। नेक्स्ट सीन शेनवू हॉल का होता है जहाँ पर टास्क सिटी कोर्ट यार्ड होता है, जहाँ पर एक वॉल के ऊपर बहुत सारी टास्क लगी होती हैं और वहीं पर एक लेवल 4 की टास्क लगी होती है, जबकि मीरू भी वहीं पर खड़ी होती है और बहुत सारे लड़के उसके सामने खड़े होते हैं जो कि उसके साथ इस मिशन पर जाना चाहते हैं। मीरू वहाँ पर टास्क वाली वॉल के सामने खड़ी होती है, जबकि लड़के उसे कह रहे होते हैं सिस्टर मीरू तुम्हें कौन सी टास्क को चूज करना है, चलो जल्दी से बताओ मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। उनमें से एक कहता है मैंने अभी भी एक टास्क को चूज किया है, डिफिकल्टी इतनी ज्यादा हाई नहीं है लेकिन रिवॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मीरू हंसते हुए इन सबसे कहती है तुम लोगों को मुझे अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है, तुम सब लोग अपने लिए कोई ना कोई टास्क को चूज कर सकते हो। ज़ैंग हैंग और मिंग भी उसी सारी भीड़ में खड़े होते हैं। ज़ैंग हैंग मिंग से कहता है बॉस क्या तुमने नोटिस किया यहाँ पर कितने सारे मेल हैं, ये सारे के सारे लड़के इस खूबसूरत लड़की की मदद करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारी मदद को कोई भी नहीं आएगा। ज़ैंग हैंग मिंग से कहता है यहाँ पर जितने भी लड़के हैं उनमें से सबसे जो कमजोर हैं वो सारी अपने मार्शल आर्ट्स के वॉरियर लेवल के फर्स्ट लेवल पर हैं, और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर लेवल पर हैं। मिंग मीरू की तरफ देखता और कहता है जब से मैंने इस लड़की को देखा है मेरे दिल के अंदर बहुत ही अट्रैक्शन पैदा हो रही है, पता नहीं क्यों मैं इसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। लेंसू की तरफ देखकर भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। और यहीं पर बिमिंग की एंट्री होती है। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर असल में इस लड़की के पास एक स्पेशल बॉडी है, इस लड़की के पास सेलेस्टियल फॉक्स का हाफ ब्लड है, जिसकी वजह से सारे लड़के इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि सेलेस्टियल फॉक्स बहुत ज्यादा चार्मिंग होती है। मिंग ज़ैंग हैंग से कहता है जरा आसपास तो देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, अगर मैं इन सभी के सामने जाकर उसको हाथ लगाता हूँ तो ये सारे के सारे तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। ज़ैंग हैंग कहता है तो इसीलिए तो बॉस मैं आपको कह रहा हूँ किसी न किसी एक्सीडेंट का सहारा लो, आपको कोई ना कोई मौका ढूंढना होगा। सबसे पहले तुम्हें उसके करीब जाना है और उसके बाद मौका देकर उसे टच करना है, और अपने इसी प्लान को पूरा करने के लिए बॉस आपको सबसे पहले जाकर सेम टास्क को चूज करना पड़ेगा जो टास्क इस लड़की ने चूज की है। इस तरह तुम्हें उसके पास रहने का ज्यादा मौका मिलेगा और साथ ही तुम्हें उसको जानने का भी मौका मिलेगा। ज़ैंग हैंग आगे बढ़ता और मीरू से कहता है सिस्टर मीरू तुम यहाँ पर जिस भी टास्क को चूज करने वाली हो हम दोनों भी उसी टास्क को चूज करेंगे, कहीं इस बात से तुम्हें कोई मसला तो नहीं? बाकी के सारे लड़के इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं दो और कम्पिटिटर्स आ गए, कहीं ये दोनों अंधे तो नहीं, इन्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर पहले से बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे लड़के यहाँ पर मौजूद हैं। फिर ये दोनों क्या सोचकर यहाँ पर आ गए हैं और मीरू से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मीरू मुस्कुराते हुए उनसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर तुम भी आना चाहते हो तो आ जाओ। वैसे हमारा ये एक मिशन एक्सप्लोरेशन का मिशन होने वाला है, इसलिए ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए तुम लोगों को अपनी मर्जी से आना है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। वो अपने पास से 2 लेटर्स निकालती है और उन दोनों को देते हुए कहती है ये इस मिशन की ब्रीफिंग
राइटिंग्स हैं, तुम इनको पढ़ लो। वैसे ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मैं भी इस मिशन पर जाने से काफी ज्यादा हिचकिचा रही हूँ। मीरू उनसे कहती है इस टास्क के मुताबिक जिसने इस टास्क को यहाँ पर लगाया है उसने कहा है कि उसे डीमन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर एक आल्टर मिला है और उसका कहना है कि वो आल्टर एक दूसरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरी छोटी दुनिया के साथ। अगर हम लोग उस आल्टर के रास्ते से दूसरी छोटी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो हमें वहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है, इसलिए हम लोग उस दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। वहाँ पर बहुत सारे खतरे भी हो सकते हैं और हमारी स्काउटिंग टीम ने सब कुछ बताया है कि वहाँ पर बहुत सारे टेलिस्मन्स हैं और बहुत सारे अरे फॉर्मेशंस हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स हो सकते हैं, इसलिए तुम्हारे मरने के चांसेस 90% हैं। मिंग डिटेल्स पढ़ने के बाद कहता है तो इसका मतलब तो ये है कि अगर हम लोग उस स्मॉल वर्ल्ड को जाकर एक्सप्लोर करने वाले हैं तो हमारे पास कोई ना कोई अरे मास्टर जरूर होना चाहिए। बाकी के लड़के मिंग से कहते हैं क्या हम तुम्हें कोई अंधे या बेवकूफ नजर आते हैं? हम लोग कब से यहीं पर इसीलिए तो खड़े हैं क्योंकि हमारे पास कोई अरे मास्टर नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम कोई बहुत बड़े जीनियस हो जिसने आते ही ये बात कह दी कि यहाँ पर अरे मास्टर की जरूरत है। मिंग आगे बढ़ता है और सिस्टर मीरू से कहता है मीरू क्या यहाँ पर हमारी टीम में कोई अरे मास्टर है? मीरू से कहती है नहीं, हमारी टीम में कोई भी अरे मास्टर नहीं है, इसलिए तो मैं भी वहाँ पर जाने से काफी ज्यादा हिचकिचा रही हूँ क्योंकि हमारे पास अरे मास्टर ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब लोग वहाँ पर जाकर मारे जाएं। मिंग से कहता है तुम्हारी जो मुश्किल मैंने आसान कर दी है क्योंकि मुझे अरेज के बारे में काफी कुछ पता है, मैं अरे फॉर्मेशंस भी बना लेता हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं सीनियर सिस्टर की काफी हेल्प कर सकता हूँ। वहीं पर पीछे एक लड़का खड़ा होता है, वो चिल्लाकर मिंग से कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम तो अपनी वॉरियर स्टेज के 3rd लेवल पर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये क्लेम करने की तुम एक अरे मास्टर हो? तुम्हारी क्वालिफिकेशन इस लायक नहीं है कि तुम एक 4th लेवल के मिशन पर जा सको, इसलिए वापस चले जाओ। मिंग अपने पास से मार्शल कॉइन्स निकालता है और अपने मार्शल कॉइन्स को यूज करते हुए एक अरे फॉर्मेशन बनाता है और उस लड़के को उस अरे फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है। वो एक स्मॉल किलिंग अरे होती है जिसके अंदर मार्शल कॉइन्स होते हैं। वो लड़का चिल्लाना शुरू कर देता है और मिंग से कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस फॉर्मेशन को छोड़ो, यानी इस फॉर्मेशन को रिलीज करो और मेरे साथ फाइट करो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। मिंग उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारने के काबिल हो? अगर तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है तो पहले मेरी इस अरे फॉर्मेशन को तोड़कर दिखाओ। मीरू मिंग से कहती है जूनियर ब्रदर मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पास काफी अच्छी मास्टरी है, तुम्हें अरेज बनाना आती है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरे लिए एक फेवर करो और इस लड़के को जाने दो, मैं नहीं चाहती कि तुम इसको नुकसान पहुंचाओ। मिंग उसे कहता है ठीक है सिस्टर मीरू, मैं तुम्हारे लिए इस लड़के को जाने देता हूँ और इसे जिंदा छोड़ देता हूँ, लेकिन ये लड़का हमारे साथ बहुत ज्यादा रूड है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये हमारे साथ इस टास्क पर आए, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। मीरू से कहती है ठीक है मैं इसको वापस भेज देती हूँ, लेकिन इस बात से तो वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जंप करते हुए मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और मिंग से कहता है हमारी किलिंग अरे के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, मैं मार्शल आर्ट्स का मास्टर हूँ, मेरे लिए तुम्हें मारना बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करने लगता है वहीं पर एक और मास्टर आता है और उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। वो लड़का उससे कहता है हम लोग तुम्हारे बिना भी इस टास्क पर जा सकते हैं, जब तक कि सिस्टर मीरू ने कह दिया है कि तुम्हें हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं तो तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, इसलिए चुपचाप यहीं पर बैठे रहो, चलो आप जल्दी से माफी की भीख मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने जो लड़का खड़ा होता है वो ग्रैंड मास्टर है और उसके साथ बहुत सारे मास्टर्स भी होते हैं। वो बाकी के सारे मार्शल आर्ट्स के मास्टरों से कहते हैं क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है? चलो जल्दी से, मास्टर ने जो भी कहा वो करो, हमारे सामने माफी की भीख मांगो। बाकी के सारे लड़के भी उनको देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर जितने भी लड़के हैं ये सारे के सारे मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं, जबकि इनके साथ जो सफेद बालों वाला लड़का है वो तो मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर है। आइए ये सारे लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो लड़का उन सबके सामने कहता है प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं अपने किए के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ज्यादा रूड था, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मीरू से कहती है एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लड़का आगे बढ़ता है और मीरू से कहता है मेरा नाम यांग फूवी है और मैं यंग मास्टर हूँ, यांग वी स्क्वाड एजेंसी का। यांग फूवी उसे कहता है वैसे तो ये टास्क हमारी कंपनी ने इशू की है, इसलिए हम लोग भी तुम्हें इस मिशन में ज्वाइन करेंगे। वी एजेंसी का नाम सुनते ही सारे बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये एजेंसी वाले तो बहुत ही पावरफुल है, हमारे इस की सिटी में ये एजेंसी सबसे बड़ी एस्कॉर्ट एजेंसी है, साथ ही 2 बड़ी ब्रॉन्ज फैमिली इनको सपोर्ट करती है, इसी वजह से तो ये इतनी ज्यादा तरक्की कर पाए हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर ये यांग फीवी ये मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको इसके साथ निपटने के लिए बहुत ज्यादा काशिश रहना पड़ेगा। मीरू से कहती है तो आप वी एजेंसी के मास्टर हैं? यंग मास्टर यांग, मेरा नाम मीरू है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मीरू से कहती है अब जबकि ये टास्क आपकी एजेंसी की तरफ से आई है तो क्या आप हमें इस मिशन के बारे में और ज्यादा डिटेल्स बता सकते हैं कि वहाँ पर हमें किसका सामना करना पड़ सकता है? यंग मास्टर यांग उनसे कहता हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है, चलो पहले हमारी शिप के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर जाकर सारी डिटेल्स बताता हूँ। और वहीं पर आसमान के ऊपर उनकी शिप आ जाती है। जैंग यांग जल्दी से आगे बढ़ता और कहता है फ्लाइंग शिप तो बहुत ही अच्छी है, मैं पहले कभी फ्लाइंग शिप पर नहीं गया, चलो जल्दी से चलते हैं। मिंग उसे वहीं पर रोक देता और कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं जाओगे क्योंकि मुझे यंग मास्टर यांग के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, मुझे मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम साथ नहीं चलोगे। जैंग यांग कहता है इसीलिए तो मुझे आपके साथ जाना
जाना है। बॉस मैं आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आप कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, आपका फॉलोअर होने के नाते मुझे आपके साथ जाना चाहिए। मिंग उसे कहता है फ्यूचर में तुम्हें इस तरह के बहुत सारे मौके मिलेंगे मेरी हेल्प करने के या फिर अपनी स्ट्रेंथ को साबित करने के, लेकिन अभी वापस जाओ और जाकर 3 कॉर्ब सूत्रा को मास्टर करो ताकि तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सको और अपने लेवल को अप कर सको। ज़ैंग एंग उससे कहता है बॉस ये बात तो मुझे पता थी कि तुम मुझे अपने साथ नहीं जाने दोगे अगर वहाँ पर ज्यादा खतरा हुआ, लेकिन क्या तुम थोड़ा सा प्यार से नहीं कह सकते थे? चलो ठीक है मैं नहीं चाहता। फिर मिंग उनके साथ उस शिप के ऊपर चला जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 99 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 100 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग मीरू के साथ एक मिशन के ऊपर जाता है। वहीं पर मास्टर जैंग आते हैं। मास्टर जैंग उन सबसे कहते हैं मेरी शिप के ऊपर आओ, मैं तुम सभी को डिटेल्स के बारे में बताता हूँ कि वहाँ पर जो मिशन कैसा होने वाला है। फिर वो सारे के सारे उसकी फ्लाइंग शिप में चले जाते हैं। और एपिसोड की शुरुआत में फ्लाइंग शिप का सीन दिखाया जाता है। वो सारे शिप के ऊपर बैठे होते हैं। मीरू यंग मास्टर से कहती है हालांकि ये फ्लाइंग शिप बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन सिर्फ एक राउंड ट्रिप के लिए 5000 मार्शल कॉइन्स का किराया मांगा जा रहा है। इसका मतलब तुम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो। लगता है कि तुम्हारी एजेंसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी। की सिटी में तुम्हारी एस्कॉर्ट एजेंसी सबसे बड़ी एजेंसी है। यंग मास्टर जैंग उसे कहता है लगता है कि तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, मैं इस काबिल नहीं हूँ। और साथ ही वो उसे मिशन के बारे में बताता है। वो कहता है ऐसा कि मिशन की डिटेल्स उस पेज के ऊपर भी लिखी हुई थी, उस कॉन्ट्रैक्ट पेज के ऊपर। वहाँ पर लिखा हुआ था कि हम लोग एक डीमन फॉरेस्ट में जा रहे हैं जहाँ पर एक अल्टर है जो कि एक दूसरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, एक छोटे स्मॉल दुनिया के साथ जिसके अंदर बहुत सारी अरे फॉर्मेशंस हैं। हमें लगता है कि उस पैसेज को एक डिवाइन स्पिरिट ने बनाया है जिसको अरे फॉर्मेशंस बनाना बहुत अच्छे से आती थी। मिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर ये बात लाजमी नहीं है कि डिवाइन स्पिरिट जिसे अरे फॉर्मेशंस बनाना आती हो सिर्फ वही एक स्मॉल वर्ल्ड को बना सकती है। मार्शल आर्ट्स का गॉड जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो वो भी एक स्मॉल वर्ल्ड को बना सकता है, वो अपनी एक छोटी दुनिया बना सकता है। मिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर एक छोटी दुनिया जो होती है वो आपकी सपनों की दुनिया के जैसी हो सकती है, उसके अंदर रियलिटी और सपने दोनों होते हैं। लेकिन एक छोटी दुनिया को रिलाई करने के लिए एक बड़ी दुनिया की जरूरत होती है। जैसे कि हमारा मैजिकल रिवर एरिया है वो भी एक छोटी दुनिया की तरह था, लेकिन वो भी हमारी इस बड़ी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था। और रही बात हमारी इस टियानचान लैंड की, ये पूरी दुनिया ये भी एक छोटी दुनिया है। हालांकि इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा ओशन है जिसने इसको सराउंड किया हुआ है। और उस बड़े समुद्र को देखें तो उसके हिसाब से हमारी ये बड़ी दुनिया ये भी एक छोटी दुनिया है। मिंग सोच रहा होता है हाँ जैसे कि मैंने ब्लेसिंग पिल खाई थी उसके अंदर डेविल गॉड की एनर्जी थी और वो सारी की सारी एनर्जी दूसरी दुनिया से यहाँ पर आई थी, यानी कि वो हमारे टियानशान लैंड से नहीं थी, वो भी किसी दूसरी छोटी दुनिया या फिर किसी बड़ी दुनिया से आई होगी। यंग मास्टर यंग उनसे कहता है वैसे हम लोग उस अल्टार को ओपन करके एक बार उस छोटी दुनिया के अंदर जा चुके हैं, हमने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स हैं, बहुत सारी अरे फॉर्मेशंस हैं, हम लोग उसके ज्यादा एरिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इसीलिए हमें वहाँ से वापस हटना पड़ा। इस बार हमने एक टास्क को अनाउंस किया है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नए कंपेनियंस मिल गए हैं। हम तुम सभी को वहाँ पर अपने साथ लेकर जाएंगे ताकि हम लोग उस सारे के सारे एरिया को स्कैन कर सकें, लेकिन तुम सभी को वहाँ पर ट्रैप्स और अरे फॉर्मेशन से बचकर रहना होगा क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। मीरून से कहती है वहाँ पर उस छोटी दुनिया के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि बहुत ज्यादा कीमती हो सकती है। मेरे साथ टोटल 20 लोग हैं जिन्होंने इस टास्क को एक्सेप्ट किया है, जबकि मेरी तरफ से मेरे 10 फॉलोअर्स मेरे साथ हैं। तो हम लोग इस सारे रिसोर्सेज को आपस में कैसे तकसीम करेंगे? यंग मास्टर यंग उनसे कहते हैं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है जो बहुत ज्यादा कीमती है तो तुम उसे अपने पास रख सकते हो। अगर तुम अकेले मेहनत करके उसको हासिल करते हो तो वो तुम्हारा हुआ, अगर तुम सब लोग ग्रुप बनकर उसको हासिल करते हो तो वो सारा तुम सभी में बांट दिया जाएगा, यानी कि जितने भी लोग मिलकर उस चीज को हासिल करेंगे उन सभी में उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी को उसका फेयर शेयर मिले। तुम सब लोग मेरे इस फैसले से एग्री करते हो या नहीं? वो सारे बच्चे ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये रिसोर्सेज को हमारे बीच में तकसीम करना चाहता है, वो भी इक्वली। हमने अगर वहाँ पर कोई रिसोर्स ढूंढ भी लिया तो वो हमारा हो जाएगा, इससे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और उनमें से कुछ तो अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं क्योंकि हम सारे डोंकी एकेडमी के स्टूडेंट हैं इसलिए इन सभी को रिसोर्सेज को इक्वली तकसीम करना ही पड़ेगा। जबकि मिंग इन सारी बातों को पहले से समझता है क्योंकि वो बहुत बार धोखा खा चुका है। मिंग कहता है ये सारे लड़के तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं, कभी आसमान से भी सेब गिरा है। इन सभी को लगता है कि इन्हें यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।
क्या कभी ऐसा भी होता है कि हमें थोड़ा सा काम करने से बहुत सारा फायदा हो जाए? मुझे लगता है ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। मीरू से कहती है, यंग मास्टर यांग, मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिंग अपने रूम में बड़े ही आराम से बैठा होता है। उसी वक्त मीरू उसके पास आती है। मिंग से कहती है, जूनियर ब्रदर, जब हम लोग वहाँ पर टास्क के रिवार्ड्स को तकसीम करने की बात कर रहे थे, अब मैंने तुम्हारे चेहरे की तरफ देखा था। तुम्हारा चेहरा काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, जैसे कि तुम सोच रहे हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मिंग उसे कहता है, मेरा नाम मिंग जी है और मैं एक जूनियर स्टूडेंट हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा भी नहीं था कि सिस्टर मीरू, जो कि एक सीनियर सिस्टर है, वो मेरी तरफ इस तरह देखेंगी। आपको मेरी इतनी ज्यादा केयर है। साथ ही मिंग अपने आप में सोच रहा होता है, ये मीरू लड़की तो काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि ये अपनी मार्शल आर्ट्स की मास्टर रॉम में है, लेकिन फिर भी इसे मार्शल आर्ट्स के वॉरियर के 3rd लेवल की इतनी ज्यादा फिक्र है, यानी कि मेरी फिक्र है। मूरोंग ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि ये लड़की सबसे ज्यादा पॉपुलर है बाकी लड़कों में, क्योंकि ये कॉमन फैमिली से है। मिंग उसे कहता है, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ इस हवाले से। मुझे नहीं लगता कि यांग ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। वो हमारे दरमियान में किसी भी रिसोर्सेज को तकसीम नहीं करेगा। रिसोर्सेज को डिवाइड करने की बात आएगी। मुझे तो उस बंदे की एक भी बात पर यकीन नहीं है। सिस्टर मीरू से कहती है, वैसे भरोसा तो मुझे भी उसकी किसी बात पर नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? उस छोटी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज्यादा कीमती हो सकते हैं। हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही मीरू से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर यांग हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सभी लोग डोंकी एकेडमी के स्टूडेंट हैं। अगर हमारे टीचर्स को पता चल गया कि इन्होंने हमारे साथ कुछ गड़बड़ की है, तो इनकी एस्कॉर्ट एजेंसी को तबाह कर दिया जाएगा। इसलिए ये डोंकी एकेडमी के स्टूडेंट्स को हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मिंग उसे कहता है, चलो देखते हैं। ऐसी उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो डीमन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। उस आल्टर के पास वो सारी वहाँ पर लैंड करते हैं। डोंकी एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जितने भी पिलर्स और पत्थर पड़े होते हैं, उनके ऊपर राइटिंग होती है। उस सब को देखकर कहते हैं, पता नहीं यहाँ पर कौन सी जुबान में राइटिंग की गई है, हमें तो किसी चीज की भी समझ नहीं आ रही। वैसे कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें सब की समझ भी कैसे आ सकती है? ये बहुत ज्यादा पुरानी है, हजारों साल पुरानी। इतनी ये आल्टर पुरानी है, उतनी ये पत्थर के ऊपर लिखी हुई लिखावट पुरानी है। मीरू यंग मास्टर यांग से कहती है, यंग मास्टर यांग, वैसे हम लोग इस आल्टर को ओपन कैसे करने वाले हैं ताकि हम लोग उस छोटी दुनिया में जा सकें? यहीं पर यंग मास्टर यांग अपना ट्रू कलर दिखाता है। उन सबसे कहता है, इस आल्टर को ओपन करना तो बहुत ज्यादा आसान है। हमें सिर्फ यहाँ पर 20 लोगों की बलि देनी है और उसके बाद उनका खून यहाँ पर बहाएगा तो ये आल्टर अपने आप ओपन हो जाएगा। बलि देने की बात सुनते ही वो सारे के सारे डोंकी एकेडमी के स्टूडेंट वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं, ये किस तरह की बात कर रहा है? क्या ये यहाँ पर बलि देने वाला है? इसने 20 लोगों का कहा है। यहाँ पर इस टास्क पर हम 20 लोग ही आए हैं, ये हम सभी 20 लोगों की बलि तो नहीं देने वाले। मिंग भी उनकी बात सुन के काफी घबराया हुआ होता है और बिमिंग से कहता है, बिमिंग रेडी रहना। मीरू जल्दी से पीछे हट जाती है और कहती है, यंग मास्टर यांग जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? वो से कहती है, मुझे लगता है कि आप अपने साथ कुछ गुलामों को लेकर आए होंगे जिनकी यहाँ पर बलि देने वाले हैं। यंग मास्टर यांग उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा और मैं अपने साथ गुलामों को कैसे लेकर आ सकता हूँ? हमारे गुलाम कभी भी कल्टीवेट नहीं करते, क्योंकि गुलामों की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो होती है। हमें यहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए जितने भी लोग चाहिए वो सारे के सारे मार्शल आर्ट्स वॉरियर राम के होने चाहिए और तुम 20 लोग बिल्कुल परफेक्ट हो। और साथ ही वहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स का गुरु निकल कर आ जाता है। वो उन सभी के सामने ऊपर खड़ा होता है और साथ ही अपनी मास्टर विल को रिलीज कर रहा होता है। हालांकि वो अपने मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल पर है, लेकिन फिर भी एक डोमिनेटर लेवल के मास्टर की तरह अपनी मास्टर विल को रिलीज कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने के बाद एक मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर बनने वाला है। और जैसे ही वो अपनी विल पावर को रिलीज करता है, वो सारे के सारे डोंकी एकेडमी के स्टूडेंट अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते, क्योंकि वो वॉरियर स्टेज पर हैं। जबकि उन सभी में सिर्फ मिंग ही होता है। ये बड़ी स्पीड के साथ उस आल्टर की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है, क्योंकि बिमिंग उसको अपनी एनर्जी के साथ कवर कर रही होती है। मार्शल आर्ट्स का गुरु मिंग की तरफ देखता और कहता है, ये बच्चा मेरी विल की पावर के साथ अफेक्टेड क्यों नहीं हुआ और ये आल्टर की तरफ क्यों जा रहा है? बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर, हालांकि ये मार्शल आर्ट्स का गुरु है, लेकिन ये अपनी विल पावर को रिलीज कर रहा है, लेकिन अभी इसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको जल्दी से जल्दी उस आल्टर पर पहुंचना होगा, इसको ओपन करना होगा, वरना आपको ये मार डालेंगे। मिंग उसे कहता है, हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने अपनी टाइची आर्ट और अपने केओ सूत्रा दोनों को एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही अपने पास से बहुत सारे मार्शल कॉइंस निकालता है, क्योंकि वो उन सारे मार्शल कॉइंस को यूज करते हुए इस आल्टार को ओपन कर सकता है। मिंग कहता है, हालांकि इस आल्टार को ओपन करने के लिए 20 लोगों की बलि की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर इन सभी को ये नहीं पता कि हम लोग 20 मार्शल कॉइंस को यूज करते हुए इस आल्टार को ओपन कर सकते हैं। एक पर्सन के हिसाब से एक मार्शल कॉइन, लेकिन ये सिर्फ इनको कोई एक रे मास्टर ही बता सकता है, जिसके पास टाइजी आर्ट या फिर केओ सूत्रा हो। यंग मास्टर यांग अपने साथियों से कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो, मुझे लगता है कि वो लड़का उस आल्टार को ओपन करने वाला है, उसे जल्दी से जाकर रोको। तो सारे बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जबकि यंग मास्टर यांग कहता है, मैं पहले इस लड़की को मारता हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, और उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करने को आता हूँ। वो अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही वो मीरू पर अटैक करते हुए उसकी बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है। जैसे धुआं हटता है, वहाँ पर सिर्फ फॉक्स की टेल पड़ी होती है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मिंग उस आल्टार के सेंटर में जाकर खड़ा हो जाता है और साथ ही अपनी फॉर्मेशन को ओपन करता है, जिससे कि वो उस आल्टार को ओपन
कर सके। वो सारे के सारे मास्टर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। वो उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। मिंग उन सभी को अपने करीब आते हुए देखकर कहता है मुझे जल्दी से एक और किलिंग अरे बनाना होगी, क्योंकि ये सारी मेरे बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अल्टार को ओपन करने से पहले ये मुझे मार डालें। लेकिन उसी वक्त मीरू उसके सामने आ जाती है और कहती है जूनियर ब्रदर तुम सिर्फ फोकस करो इस अल्टार को ओपन करने पर, इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इनको संभाल लूंगी। और मीरू उनके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। वो सारी उसे कहते हैं लगता है कि तुम मरना चाहती हो, तुम इतने सारे मास्टर्स का सामना नहीं कर पाओगी। और वो सारे के सारे एक साथ अपने पावर्स को रिलीज करते हैं, मीरू के ऊपर अटैक करते हैं। जबकि मीरू भी अपनी अजूरे ड्रैगन क्लॉ को यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करती है। वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी सर्च निकलता है, क्योंकि उन तीनों डिसाइपल्स की और मीरू की पावर आपस में टकराती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। मीरू सहमी होकर पीछे की तरफ गिर जाती है। मिंग उसको पीछे से गिरने से बचा लेता है उसको पकड़कर। तो उसे कहती है तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से इस अल्टार को ओपन करो वरना हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे, मैं इन सभी को रोक कर रखती हूँ। मिंग उसे कहता है मैंने उस अल्टार को ओपन कर लिया है, चलो जल्दी से हम लोग उस छोटी दुनिया में चलते हैं। मिंग उसे कहता है लेकिन उस अल्टार के अंदर जाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है, क्योंकि तुम ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारे साथ ही वहाँ पर चला जाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम इस बात का बुरा नहीं मानोगी। और फिर वो दोनों ही उस अल्टार के अंदर चले जाते हैं। जबकि यंग मास्टर यांग और उसके बाकी के सारे साथी बाहर ही रह जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, उस लड़के ने मार्शल कॉइन्स को यूज करते हुए अल्टार को कैसे ओपन कर लिया। यंग मास्टर यांग सोच रहा होता है लगता है कि ये लड़का बहुत बड़ा जीनियस है, ये एक अरे मास्टर है और साथ ही ये मास्टर विल से भी दबता नहीं है। अभी अभी इसने जो अपनी अरे फॉर्मेशन की मास्टरी दिखाई है वो तो मास्टर लेवल से भी ऊपर है। ये एक एंशिएंट अल्टार थी जिसको ओपन करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन उस लड़के ने इसको बहुत ही जल्दी ओपन कर लिया सिर्फ अपने मार्शल कॉइन से। ऐसा कैसे हो सकता है। यंग मास्टर यांग के साथी कहते हैं यंग मास्टर अब हमें आगे क्या करना है। फिर यहाँ पर फैल गई और डोंकी एकेडमी के टीचर्स को इस बारे में पता चल गया कि हमने उनके स्टूडेंट्स को यहाँ पर मारने की कोशिश की है, तो वो हम सभी को मार डालेंगे, हमारी पूरी की पूरी एजेंसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमारी एस्कॉर्ट एजेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि डोंकी एकेडमी के टीचर्स का सामना कर सके। यंग मास्टर यांग उन सभी से कहता है अब हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी को मार डालो ताकि हम लोग इस अल्टार को ओपन कर सकें। डोंकी एकेडमी के सारे स्टूडेंट ये बात सुनने के बाद वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं और कहते हैं प्लीज हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हम किसी को बाहर जाकर कुछ भी नहीं बताएंगे कि तुम लोगों ने जो भी यहाँ पर किया है। लेकिन वो उन सभी की एक भी बात नहीं सुनते और उन सभी को मार देते हैं और अल्टार के ऊपर उनका ब्लड डालते हैं जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 100 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 101 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने कॉइन्स को यूज करते हुए उस अल्टार को ओपन कर लेता है और छोटी दुनिया के अंदर चला जाता है मीरू के साथ, जबकि यंग मास्टर यांग वहीं पर पीछे रह जाता है। उसके साथी उसे कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सारे मसले को कवर नहीं कर पाए, डोंकी एकेडमी वाले टीचर यहाँ पर आएंगे और हमारी पूरी की पूरी एजेंसी को तबाह कर देंगे और सभी को मार डालेंगे। अब जल्दी से बताओ हमें क्या करना है। वो सभी से कहता है हमारे पास 20 लोग पूरे हैं, इन सभी को यहाँ पर मार डालो जिससे अल्टार ओपन हो जाएगा और हम लोग दूसरी दुनिया में जाएंगे, वहाँ पर जाकर इस लड़के और लड़की को भी मार डालेंगे। इस तरह कोई भी सबूत नहीं बचेगा, डोंकी एकेडमी के टीचर्स को हमारे बारे में नहीं पता चलेगा और वो उन सभी को मार देते हैं और अपने अल्टार को ओपन करते हैं। साथ ही नेक्स्ट सीन छोटी दुनिया का दिखाया जाता है। मिंग और मीरू पहले वहाँ पर पहुँच जाती है। मीरू अपने इर्द गिर्द देखती है और कहती है यहाँ का नजारा देखकर तो लगता है कि हम लोग उस छोटी दुनिया के अंदर है जो कि उस अल्टार के साथ कनेक्टेड थी। मीरू कहती है यहाँ पर तो हर एक चीज तलिस्मन से बनी हुई है, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सारे का सारा एक अरे फॉर्मेशन में बना हुआ है। जहाँ पर जरा घास की तरफ देखो, घास से भी एक अरे फॉर्मेशन बनी हुई है और जरा आसमान की तरफ तो देखो, जितने भी बादल हैं वो सारे के सारे तलिस्मन से बने हुए हैं। मीरू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का कुछ पहली बार देखा है। मिंग उसे कहता है सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो इन सारी चीजों को देखकर, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी तशरीफ को मेरे ऊपर से हटाना चाहिए। मीरू उसकी बात सुनने के बाद नीचे की तरफ देखती है तो वो मिंग के ऊपर बैठी होती है। मीरू इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और जल्दी से उसके ऊपर से उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है जूनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ गलती से हुआ है, तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारे साथ किस तरह बिहेव कर रही हूँ। मिंग भी शर्माते हुए उससे कहता है तुम्हें इस तरह माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये मेरी भी गलती है, मैं भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम्हारे नीचे ही लेट गया, इसलिए मैं सारी बात का इल्जाम तुम्हारे पर नहीं डालने वाला। मिंग कहता है हम दोनों तो बहुत ज्यादा लकी हैं जो कि इस अल्टार को ओपन करके इस छोटी दुनिया के अंदर आ गए हैं और हमारी जान बच गई, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी के सारे स्टूडेंट्स अब तक तो मर चुके होंगे। तो
मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर उन सभी को छोड़ने वाला है। मिंग कहता है लेकिन उसने ये सब कुछ किया क्यों होगा? मीरू उसे कहती है क्योंकि उसके पास तुम्हारे जितना अच्छा रे मास्टर नहीं होगा, इसलिए उसे इस बारे में नहीं पता कि मार्शल कॉइन्स को भी यूज करते हुए वो सेल टावर को ओपन कर सकता है, इसीलिए उसने यहाँ पर 20 लोगों की बलि देकर इसको ओपन किया है। साथ ही वो अपने साथ एक पीक गुरु राम का मास्टर भी लेकर आए थे जो कि बहुत ही जल्दी डोमिनेटर मास्टर बनने वाला है। उसने यहाँ पर आकर अपनी मास्टर विल को रिलीज किया जिसकी वजह से हमारे सारे के सारे वॉरियर्स अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे। ये तो अच्छी बात है कि मैंने अपने ब्लड लाइन टैलेंट को मास्टर किया हुआ है जिसकी वजह से मैं प्रेशर के अंडर नहीं आती, वरना मैं भी बाकी सभी बच्चों के साथ वहीं पर मर जाती। मीरू उसके सामने झुकते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुमने इस टास्क को चुना था, मेरी वजह से तुम यहाँ पर आए हो। तुमने पहले ही कहा था कि तुम्हें इस गैंग के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई, तुम भी सब में फंस गए हो। मिंग उसे कहता है तुमने कहा था कि डोंकी एकेडमी के स्टूडेंट्स को वो हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन अगर डोंकी एकेडमी के टीचर्स तक ये बात पहुँचे ही ना कि उनके स्टूडेंट्स को किसने मारा है और उनके स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, तो फिर डोंकी एकेडमी के टीचर्स किसी को सजा कैसे दे सकते हैं? लगता है कि वो लोग यहाँ पर जल्दी हमें मारने के लिए आएंगे। बाहर के लोगों को तो उन्होंने मार दिया होगा इस खबर को छुपाने के लिए, अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं, इसलिए हम दोनों को मारना भी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना उनकी हैर नहीं। मीरू से कहती है उनके पास एक मार्शल आर्ट्स का गुरु है, मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर है, जबकि 10 मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स हैं। वो सारे के सारे अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम दोनों मिलकर भी उन सभी का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दोनों तो अभी तक मार्शल आर्ट्स के वॉरियर्स हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें कोई जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर जाकर हम लोग छुप सके। मिंग आंखें से हंसना शुरू कर देता है और कहता है बाहर के मुकाबले में यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा अलग हैं। तुम्हें पता है कि मुझे अरे फॉर्मेशंस को यूज करना आता है और यहाँ पर हर जगह पर अरे फॉर्मेशंस और ट्रैप बिछे हुए हैं और मैं इन सारी अरे फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर वो एक बार यहाँ पर आ गए तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ से जिंदा बाहर जा पाएंगे। मीरू उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कहीं ये लड़का वाकई में उन सारे मास्टर्स को और साथ ही एक गुरु लेवल के मास्टर को मारना चाहता है। ये तो सिर्फ एक वॉरियर है, क्या ये वाकई में उन सभी को मार पाएगा? मिंग उसे सामने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहता है चलो उन सारे दरख्तों की तरफ चलते हैं। मिंग वहाँ पर चलते हुए हर दरख्त के नीचे अपना एक मार्शल कॉइन दबा देता है। मीरू से कहती है जूनियर ब्रदर मिंग, यहाँ पर तो बहुत सारी जगह है, फिर तुम इस जंगल के अंदर क्यों आए हो? यहाँ पर जंगल के इन दरख्तों की तरफ तो देखो, ये कितने अजीब है, इनके ऊपर तो चेहरे लगे हुए हैं। साथ ही तुम यहाँ पर आते हुए रास्ते में अपने मार्शल कॉइन्स को मिट्टी के अंदर क्यों दबाते आ रहे हो? भाई तुम्हारा प्लान क्या है, तुम क्या करने वाले हो? मिंग उसे कहता है ये जंगल ये पूरे का पूरा एक अरे फॉर्मेशन है जो कि एक किलिंग फॉर्मेशन है। इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि ये एक आर्म से मार्शल आर्ट्स के गुरु को बहुत ही आसानी से मार सकती है। मैंने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कॉइन्स इसलिए दबाए हैं ताकि इसको एक बूस्ट दिया जा सके और इसकी पावर को बढ़ाया जा सके, क्योंकि एक आर्म से मार्शल आर्ट्स के गुरु को मारना आसान है, पीक लेवल के मार्शल आर्ट्स के गुरु को मारना मुश्किल है। मीरू से कहती है क्या तुम्हें पता है कि एक मार्शल आर्ट्स के गुरु को मारने के लिए एक 5th लेवल की किलिंग अरे की जरूरत होती है? क्या तुम यहाँ पर अपने सिर्फ मार्शल कॉइन्स को यूज करते हुए एक 5th लेवल की अरे फॉर्मेशन बनाना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये फॉर्मेशन बनेगी? क्या वाकई में तुम्हें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है एक 5th लेवल की अरे फॉर्मेशन को बनाने के लिए? मिंग हंसते हुए उससे कहता है मेरे पास कोई भी मटेरियल नहीं है, ना तो मेरे पास अरे फॉर्मेशंस को बनाने के लिए फ्लैग्स हैं और ना ही और कोई मटेरियल्स, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, मेरे पास सिर्फ मार्शल कॉइन्स हैं। लगता है कि तुम इस बारे में सोच रही होगी कि मैं पागल हूँ। मीरू उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है इसलिए लगता है कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ कि ये पागल है, जबकि मैं तो सोच रही हूँ कि ये बहुत ही कमाल का है। ये सिर्फ अपने मार्शल कॉइन्स को यूज करते हुए एक 5th लेवल की अरे फॉर्मेशन बनाने जा रहा है और ये एक गुरु लेवल के मास्टर को भी मार सकता है। मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसके साथ रहते हुए मुझे जरा भी डर महसूस नहीं हो रहा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह के लड़के से पहले कभी नहीं मिली। मीरू सोच रही होती है हालांकि ये अपनी वॉरियर राम के 3rd लेवल पर है, मेरी कल्टीवेशन इससे बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसके ऊपर रिलाई कर सकती हूँ, मैं इसके साथ हूँ तो मैं बहुत ज्यादा सेफ हूँ, अकेले में कुछ भी नहीं कर सकती। मिंग अपने पास एक स्क्रोल निकालता और कहता है मैंने इस स्क्रोल के ऊपर इस सारी अरे फॉर्मेशन का नक्शा बनाया है और साथ ही जितनी भी सेफ प्लेसेस हैं उनके निशान भी लगा दिए हैं, तुम इनको अच्छी तरह से याद कर लो ताकि बाद में तुम इस किलिंग अरे के अंदर फंस मत जाना। मीरू शर्माते हुए उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ही ध्यान रखूंगी, लेकिन साथ ही वो फिर से बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं होता जा रहा? मैं जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती हूँ मुझे उतना ज्यादा दिल करता है कि मैं इसकी तरफ देखूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा केयरिंग और बहुत ज्यादा प्यारा है। मीरू कहती है ये लड़का भी बुरा हो सकता है क्योंकि इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो बहुत सारी खूबियाँ और हामियां भी हो सकती हैं, इसलिए मुझे सब कुछ पहले देखना होगा, ऐसे मैं इसके बारे में इतना हाईली नहीं सोच सकती। और यहीं पर मिंगू से कहता है सीनियर सिस्टर ऐसे हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि तुम एक मसले में मेरी हेल्प करो। मीरू फिर से शर्माते हुए उसे कहती है अगर हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल जाते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, चाहे तुम मुझे 10 बार भी वो काम करने का कहो जो तुम कहने वाले हो तो मैं वो कर दूंगी, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगी। हालांकि अभी तक मीरू को इस बारे में नहीं पता कि मिंगू से क्या कहने वाला है। मिंगू से कहता है नहीं मुझे 10 बार नहीं करना, बस एक ही बार काफी है, असल में मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लड़कों के सामने मुझे तुम्हारी तशरीफ को हाथ लगाने दो। मीरू उसकी बात
सुनते ही बोस्दा हैरान हो जाती है और साथ ही चिल्लाकर उसे कहती है, जूनियर ब्रदर ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती, हम दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अगर चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि अगर हम लोग ऐसा करना भी चाहते हैं तो इसके लिए पहले हम दोनों में से किसी एक पार्टी को एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करना होगा। पहले हम लोग एंगेजमेंट करेंगे, उसके बाद तुम मुझे छू सकते हो। मिंग उसकी बात सुन के और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मुझे तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी? लेकिन मैं तो सिर्फ एक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक मिशन को पूरा कर रहा हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि पहले मुझे तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। मिंग उसे कहता है, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा शर्म आ रही है तो हम लोग ऐसा नाटक कर सकते हैं और हम लोग देखने वालों को यही दिखाएंगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। मीरू भी उसकी बात सुन के हैरान होती है और कहती है, तुम किस ग्रुप को ज्वाइन करने की बात कर रही हो और ये कौन से मिशन की बात हो रही है? तो उसे कहती है, चलो ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ग्रुप ने ये मिशन दिया होगा। और साथ ही मीरू सोच रही होती है, मुझे तो लगा था शायद ये लड़का भी मुझे पसंद करता है, जो मुझे प्रपोज करने वाला है। उसी वक्त उन्हें पीछे से आवाज आती है। यंग मास्टर जैंग कहता है, मुझे वो दोनों मिल गए, चलो जल्दी से उनका पीछा करो। यंग मास्टर जैंग और उसके साथ गुरु लेवल का मास्टर भी होते हैं, वो सारे के सारे मिंग के बोस्दा करीब पहुंच जाते हैं। मिंग अपनी टाइजी आर्ट और कियोस सूत्रा को एक्टिवेट करता है और साथ ही अपनी 5th लेवल की फॉर्मेशन को चला देता है। यंग मास्टर ऊपर की तरफ जंप करते हुए मिंग पर अटैक करने वाला होता है और उसे कहता है, लास्ट टाइम तुम दोनों बोस्दा लकी थे, लेकिन इस बार तुम्हें कौन बचाएगा? मिंग ने तो पहले ही अपनी फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दिया हुआ है। यंग मास्टर जैसे ही उसके करीब पहुंचता है उस पर अटैक करने के लिए, उसी वक्त एक दरख्त अपनी डाली को आगे बढ़ाता है। यंग मास्टर जैंग के ऊपर अटैक करता है, जिससे यंग मास्टर जैंग नीचे गिर जाता है। वो उस डाली की तरफ देखता है और कहता है, आज यहाँ पर हो क्या रहा है? ये प्लांट अपनी डाली के साथ मेरे पर क्यों अटैक कर रहा है? फिर वो दरख्त भी साथ ही चिल्लाना शुरू कर देता है और अपनी डालियों से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। गुरु मास्टर उसे कहता है, जल्दी से पीछे हटाओ, ये सारी की सारी एक किलिंग फॉर्मेशन है, हमें यहाँ से निकलना होगा। यंग मास्टर भी जंप करते हुए जल्दी से पीछे हट जाता है। यंग मास्टर जैंग कहता है, आज यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या ये दरख्त वाकई में मूव कर रहे हैं? और ये सारे के सारे दरख्त काफी ज्यादा पावरफुल हैं। अभी इसकी डाली ने मेरे ऊपर अटैक किया था और इसकी स्ट्राइक की पावर एक ग्रैंड मास्टर की पावर के बराबर है। गुरु लेवल का मास्टर भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उन सारे दरख्तों की तरफ देखकर सोच रहा होता है, यहाँ पर तो बहुत सारे दरख्त हैं, इन सारे दरख्तों की अगर पावर का अंदाजा लगाया जाए तो इसका मतलब यहाँ पर ये सारे के सारे ग्रैंड मास्टर लेवल के मास्टर्स हैं, जो कि हमारे पर अटैक कर सकते हैं। अगर ये सारे मिलकर अटैक करेंगे तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। यंग मास्टर जैंग का एक साथी कहता है, इन सारे दरख्तों के ऊपर एन्चेंटमेंट है, यानी कि इनके ऊपर तलिस्मान लगे हुए हैं सारी डालियों के ऊपर। हम लोग क्या करेंगे? ये सारे दरख्त हमारे पर अटैक करते रहेंगे तो हम लोग उनको कैसे पकड़ पाएंगे? क्या हम उन सभी को यहाँ से जाने नहीं दे सकते? यंग मास्टर जैंग उन सब से कहता है, तुम सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे है तो दरख्त ही, इनके ऊपर तलिस्मान लगे हुए हैं, यानी कि सिर्फ इनकी ब्रांचेस और इनकी डालियां यहाँ पर अटैक कर सकती हैं और हम सब लोग इनकी ब्रांचेस से दूर रहेंगे, ये हमारे पर अटैक कैसे करेंगे? इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। ये प्लांट अपनी जड़ें उखाड़ कर हमारे पीछे चलना शुरू कर देंगे और जैसे ही वो सारे आगे बढ़ने लगते हैं उसी वक्त मिंग फिर से अपनी अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसकी पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे ट्रीज अपनी जड़ों को जमीन से उखाड़ लेते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। वो सारे मास्टर जैंग से कहते हैं, मास्टर जैंग आपने तो कहा था कि ये सारे प्लांट्स हैं, ये चल नहीं सकते और ये सारे के सारे अब चल रहे हैं, अब तो हम लोग गए। यंग मास्टर जैंग भी चिल्लाकर उन सब से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ ही मरने वाला हूँ। वो सारे प्लांट उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और साथ ही अपनी डालियों के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं। वहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं और सिर्फ उनके चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। यंग मास्टर जैंग भी काफी जख्मी होता है, वो वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है, सिर्फ 2 बच्चों ने हमें इतनी मुश्किल में डाल दिया और हमारे इतने सारे साथियों को मार दिया, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस फॉर्मेशन को खत्म करो और यहाँ पर आकर फेस टू फेस मुझसे फाइट करो। इसी वक्त एक डाली उसके ऊपर आकर गिरती है और वहीं पर उसका कीमा बन जाता है, वो मर जाता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 101 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 102 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यंग मास्टर जैंग और उसकी सारी की सारी टीम को वहाँ पर जितने भी दरख्त होते हैं जो कि उस किलिंग अरे का हिस्सा होते हैं वो उन सभी को मार देते हैं। नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद वहाँ पर ग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मीरू सामने की तरफ देखती है और कहती है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, इन सारे दरख्तों ने उनको न सिर्फ मारा है बल्कि उनकी बॉडीज को भी एब्जॉर्ब कर गए हैं। यहाँ तक कि इन ट्रीज ने ना तो उनके कपड़े और ना ही उनके वेपन्स को छोड़ा है, उनको भी साथ ही खा गए हैं। आज ये कितनी ज्यादा पावरफुल अरे फॉर्मेशन थी। मिंग उसे कहता है, मुझे भी इस बारे में नहीं
पता था ये रे फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा आएगा जिससे कि रे फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी ना पता हो तो उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब यहाँ पर मारा गया। मीनू आगे बढ़ती है और मिंग से कहती है, ब्रदर मिंग चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, ये वाली जगह बहुत ज्यादा डरावनी है, मुझे यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले यहाँ पर हमें काफी सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, चलो उन सारे रिसोर्सेज को यहाँ से ढूंढ लेते हैं। मिंग ब्लश करते हुए से कहता, हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से सारे ट्रेजर्स को ढूंढ लेते हैं, मेरे लिए उन ट्रेजर्स को ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है। साथ ही मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग चलो जल्दी से अपने डिवाइन सेंस को यूज करते हुए यहाँ पर जितने भी ट्रेजर्स हैं उन सभी के बारे में मुझे बताओ। लेकिन वो बिमिंग की तरफ देखता है तो बिमिंग कुछ सोच रही होती है। मिंग भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है, ये इतना ज्यादा फोकस होकर क्या सोच रही है, आयरिस को क्या हो गया, इस छोटी दुनिया को तो एक मार्शल आर्ट्स के गॉड ने बनाया है, फिर क्या इसको भी सोचने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेजर्स को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। लेकिन बिमिंग उसे कहती है, मास्टर मुझे समझ आ गई, आप इस लड़की के साथ हुकअप करना चाहते हैं। मिंग चिल्लाकर उसे कहता है, ये किस किस्म की बकवास कर रही हो, तुम्हें किसने कहा कि मैं इसके साथ कुछ करना चाहता हूँ, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे पास पहले से ही लेंसू है, लेंसू के होते हुए मैं किसी और लड़की की तरफ देख भी कैसे सकता हूँ। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये बात तो ठीक है कि लेंसू के पास अनसोलिड होली बॉडी है जिससे आपकी कल्टीवेशन बढ़ सकती है, लेकिन ये लड़की भी उससे कम नहीं है, इसके पास सेलेस्टियल फॉक्स का ब्लड है, ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी रखती है। अब बहुत ज्यादा लालची है जो कि सिर्फ लेंसू के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी लड़कियों की तरफ देख ही नहीं रहे। मिंग चिल्लाकर उसे कहता है, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा है कि अपने डिवाइन सेंस को यूज करते हुए जहाँ पर जितने भी ट्रेजर छुपे हुए हैं उन सभी के बारे में मुझे बताओ, आज तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर अगर आपको ये लड़की वाकई में बिल्कुल भी नहीं पसंद तो फिर ठीक है, आप इसको अपने लिए एक कंकुबाइन बनाकर रख सकते हैं। मिंग उसके गाल खींचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुमने उस भिखारी की मेमोरीज में से बहुत कुछ इस तरह का देख लिया है, आज तुम उसमें से क्या सीखती रहती हो, तुम्हें ये सब कुछ ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, दोबारा फ्यूचर में कभी भी इस तरह की बात मत करना। बिमिंग उसे कहती है, लेकिन मास्टर आपके पास बहुत सारी लड़कियां तो होनी चाहिए, फ्यूचर में अगर आपको अपने लिए कोई वारिस ढूंढना है उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन होगी वो सबसे ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, इन लड़कियों में से किसी एक की ब्लड लाइन उसके अंदर होनी चाहिए, इससे आपका बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मीरू मिंग की तरफ देखती है और कहती है, जूनियर ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो। मिंग उसे कहता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद बिमिंग उसे बहुत सारे ट्रेजर्स के बारे में बताती है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर सामने जो पीचेस के दरख्त हैं उनके ऊपर पीचेस लगे हुए हैं, अगर आप उस फल को उतार कर खा लेते हैं तो उनके ऊपर जितने भी रून के रे फॉर्मेशंस के पैटर्न्स बने हुए हैं वो सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, यानी कि हड्डियों के ऊपर इम्प्रिंट हो जाएंगे, जिससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग उस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर चढ़ के वो पीचेस उतार लेता है। फिर मिंग उसे कहती है, मास्टर यहाँ पर सामने देखिए ये एक मनी ट्री है, इसको हिलाने से इसके ऊपर से बहुत सारे सिक्के गिरेंगे, उन सिक्कों को हम मार्शल कॉइंस के साथ कन्वर्ट करवा सकते हैं। मिंग उस मनी ट्री को पंच मारता है और उसके ऊपर से बहुत सारे सिक्के गिरते हैं। मिंग कहते हैं, ये तो वाकई में है, ये तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो लगा था कि इस तरह का कोई दरख्त नहीं होता, पैसों का दरख्त वाकई में होता है। फिर वहीं पर एक ग्रास होती है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर ये फायर एट्रीब्यूट वाली ग्रास है, अगर आप इसको अपने पास रख लेते हैं तो ये फ्यूचर में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, इससे आप फायर एट्रीब्यूट वाली किलिंग अरे बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बंदे को जिसके पास फायर एट्रीब्यूट वाली पावर हो उसकी पावर्स इससे बढ़ सकती हैं। शाम होने तक वहाँ पर जितने भी खजाने होते हैं मिंग और बिमिंग दोनों मिलकर वो सारे के सारे खजाने वहाँ से हासिल कर लेते हैं। मिंग वो सारा सामान अपने सामने रखकर बैठा होता है और उससे कहता है, सिस्टर मीरू हमारे पास आज बहुत ही अच्छा माल आया है, अब हमें इसको डिवाइड करना है, जैसा कि हम लोगों ने पहले रूल्स को सेट किया था, अगर हम लोग यहाँ पर टीम बनाकर कोई चीजें ढूंढते हैं तो वो सारी की सारी हाफ में डिवाइड की जाएंगी, इसलिए यहाँ पर जितना भी माल है वो सारा मैं तुम्हें हाफ में डिवाइड करूंगा। मीरू उससे कहती है, नहीं मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं तो यहीं पर मार गई होती, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगी। मिंग उसे कहता है, चलो बस करो, अब जल्दी से अपना आधा हिस्सा ले लो, और वैसे भी हमारा अभी एक मिशन बाकी है, यहाँ से बाहर जाने के बाद मुझे तुम्हें टच भी तो करना है, उसकी कंपनसेशन के तौर पर ये सब कुछ रख लो। ये बात सुनते ही मीरू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खड़ी होकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की, अगर ये हमारी दोस्ती की खातिर होती तो मैं सभी के सामने अपनी रेपुटेशन की फिक्र किए बगैर भी तुम्हें हाथ लगाने देती, लेकिन तुम यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रही हो कि तुम मुझे इसके बदले में कंपनसेशन दे रहे हो, मैं क्या तुम्हें इस तरह की लड़की दिखाई देती हूँ, अगर तुम्हें पैसे दे के काम करवाना है तो कोई और लड़की ढूंढ लो जिसे तुम टच करोगे। मिंग उसे कहता है, सीनियर सिस्टर तुमने मुझे बहुत ज्यादा गलत समझ लिया है, मेरा इस तरह का कोई भी मकसद नहीं था, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मुझे ये टास्क पहली जगह पर मिलती ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आता ही नहीं, ये सारे के सारे ट्रेजर्स तुम्हारी वजह से मुझे मिले हैं, इसलिए तुम इसमें से हाफ हिस्सा रख सकती हो। मीरू उसकी बात सुनने के बाद शांत हो जाती है और उसे कहती है, सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये मसला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि बाकी इसके सभी लोग भी मुझे इस तरह मिसअंडरस्टैंड करें। मीरू शर्माते हुए उससे कहती है, अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मुझे ये सारा हाफ हिस्सा रखना चाहिए तो फिर ठीक है, ये सारा तो नहीं लेती, तुमसे सिर्फ 3 पीसेस रख लेती हूँ। मिंग अपने पास से 3 पीसेस उसको दे देता और कहता है, ठीक है तुम ये रख लो। मीरू अपने
3 पीचेस लेने के बाद उसे कहती है, लगता है कि जूनियर ब्रदर को इनकी कीमत के बारे में नहीं पता, इसीलिए तो तुम इतनी आसानी से ये सारे मेरे साथ डिवाइड कर रहे हो। अगर तुम्हें इनकी कीमत का पता होता तो तुमने तो अब तक मुझे मार दिया होता ताकि तुम्हें ये हिस्सा शेयर न करना पड़े। मिंग हंसते हुए कहता है, ये तो सिर्फ एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग एलिक्सर है, आज ये कितना ही महंगा हो सकता है। मीरू से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने कुछ साल पहले एक ऑक्शन के अंदर इसी तरह के एक पीच को देखा था जिसका साइज इससे 3 गुना कम था। वो एक छोटा सा पीच था लेकिन उसकी कीमत 30,000 मार्शल कॉइन्स थी। तुमने मुझे फुल साइज के 3 पीचेस दिए हैं, मुझे लगता है कि इनकी कीमत 2 लाख मार्शल कॉइन्स तो होगी। 2 लाख मार्शल कॉइन्स का सुनते ही मिंग वहीं पर पत्थर का बन जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या वाकई में ये 2 लाख मार्शल कॉइन्स के पीचेस हैं जो मैंने तुम्हें दे दिए हैं? लेकिन साथ ही मिंग उसे कहता है, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी 17 पीचेस बाकी हैं, मेरे पास काफी सारे हैं। मिंग मीरू से कहता है, यहाँ पर हर तरफ बहुत सारे तलिस्मन्स और अर्रे हैं, हम लोग अपनी थोड़ी सी की पावर को यूज करके इनको एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ से बाहर जा सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज्यादा आसान है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपनी उसी आलतार को फिर से एक्टिवेट करते हैं और उस आलतार से बाहर निकल आते हैं। जैसे वो लोग अपनी उस आलतार से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर डोंकी एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी होती है। मीरू कहती है, यहाँ पर तो बहुत सारी लाशें पड़ी हैं, उन लोगों ने वाकई में हमारे सारे स्टूडेंट्स को मार दिया है, बहुत बड़े कमीने हैं। विमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। मिंग भी उसे कहता है, हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट एजेंसी वाले बहुत ही जल्दी यहाँ पर आएंगे ताकि वो यहाँ पर आकर सब कुछ क्लीन अप कर सकें, क्योंकि अगर टीचर्स को इस बारे में पता चल गया कि उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मारा है तो फिर टीचर्स उनकी एजेंसी को तबाह कर देंगे। मिंग बिमिंग से कहता है, अब हम लोग यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? ये तो एक डीमन बीस्ट फॉरेस्ट है और यहाँ पर बहुत सारे डीमंस हो सकते हैं, क्या पता हम लोग चलते हुए किसी बड़े से डीमन के टेरिटरी में चले जाएं और वो हमें मार कर खा जाए। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हम लोग तो एक बड़ी सी फ्लाइंग शिप पर आए थे, इसलिए अब हम लोग वापस कैसे जाएंगे? बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आप बहुत ज्यादा लकी हैं, हमारा एक पुराना दोस्त यहीं पर है, मैंने उसको नोटिफाई कर दिया है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। मिंग भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मेरी कौन सी ओल्ड फ्रेंड है जो कि यहाँ पर है? उसी वक्त उन्हें बहुत सारा प्रेशर महसूस होता है। मीरू कहती है, ये किस किस्म का प्रेशर है? मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही। उसी वक्त सामने की तरफ देखते हैं, आईसीबीएस मदर उसके सामने खड़ी होती है और वो उससे कहती है, मिंग कैसे हो तुम? काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रही हूँ। मीरू उसे देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है और मिंग के पीछे छुप जाती है और कहती है, ये तो एक 8th लेवल का आइस बीस्ट मॉन्स्टर है, इस बीस्ट की पावर तो एक मार्शल आर्ट सेंट की पावर के बराबर होती है। आईसीबीएस मदर उसे कहती है, लड़की तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, सारे बीस्ट इस तरह के नहीं होते जो कि इंसानों को देखते ही उनके ऊपर अटैक कर दे। ऐसी मदर उसे कहती है, वैसे मैं अभी तक एक 8th ग्रेड की मॉन्स्टर नहीं बनी, मैंने अभी तक ब्रेक थ्रू करना है, मैं अभी तक 7th की पीक पर हूँ। जितने भी शॉर्टकट्स और जितने भी रिसोर्सेज को यूज करती हूँ वो सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि मेरी कल्टीवेशन नहीं बढ़ रही। आईसी मदर मिंग से कहती है, मिंग तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हारी बॉडी की कंस्टिट्यूशन तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गई है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम इंसानों में सबसे ज्यादा ग्रेट बनोगे, बहुत ही अच्छे बहुत ही पावरफुल मास्टर बनोगे। मिंग उसे कहता है, तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो लेकिन थैंक यू, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलवाया है। आईसी मदर उसे कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मास्टर की मुझे आवाज आई थी, उसने मुझे मदद के लिए यहाँ पर बुलवाया है, चलो मुझे जल्दी से बताओ कि आज यहाँ पर हो क्या रहा है। मिंग उसे कहता है, जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है हम लोग इस बीस्ट माउंटेन के अंदर फंसे हुए हैं, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमें उड़ना नहीं आता। मैंने सुना है कि तुम अपनी ब्रेक थ्रू करने वाली हो लेकिन ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। वो अपने पास से एक एपिफेनी पिल निकालता है और कहता है, अगर तुम इस एपिफेनी पिल को एक गिफ्ट के तौर पर मुझसे ले लेती हो तो तुम बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकती हो। उस एपिफेनी पिल को देखते ही आईसी मदर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बिमिंग मिंग को थम्स अप करते हुए कहती है, मास्टर आपका मूव तो बहुत ज्यादा बेहतर है, लगता है कि आपका दिमाग भी चलना शुरू हो गया है। इस तरह के बीस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अगर इसने आपसे ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये आपके एहसान के तले दब जाएगी और हमेशा आपकी मदद को आएगी। मिंग उसे कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये तो सिर्फ एक एपिफेनी पिल है, एपिफेनी पिल को तो कोई भी बड़ी आसानी से खरीद सकता है, मुझे नहीं लगता कि आईसीबीएस के पास पैसे की कोई कमी होगी, ये इसको आसानी से खरीद सकती है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर लगता है आप इस बात को समझ नहीं रहे, आपको लगता है कि एक बीस्ट मार्केट में जाकर वहाँ से अपने लिए कोई पिल्स खरीद कर लाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान इसे देखते ही बहुत सा डर जाएंगे और किसी भी बीस्ट को अपनी मार्केट में नहीं घुसने देंगे। और वैसे भी एक आईसीबीएस के पास इस तरह के मार्शल कॉइन्स कहाँ से होंगे? इसने पैसों का क्या करना है? एक मॉन्स्टर को अपनी अपीयरेंस को इंसानी शेप में लाना होगा, उसी के बाद ये वहाँ पर मार्केट में जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए ये इंसानी शेप नहीं ले सकती जब तक कि ये ब्रेक थ्रू करके सेंट लेवल पर नहीं चली जाती। इसलिए तुम्हारी ये एपिफेनी पिल इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और मुझे लगता है कि ये आपसे इस एपिफेनी पिल को ले लेगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 102 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
रिवेंज सीकर की एपिसोड 103 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में IC-20 मदर नीचे उतर आती है मिंग के पास और उसे कहती है, क्या तुम वाकई में इस एपिफेनी पिल को मुझे देने वाले हो? हालांकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस पिल की कीमत अच्छी तरह से पता है। मुझे पता है कि ये पिल कितनी ज्यादा स्पेशल है। मिंग उसे कहता है, ये गिफ्ट बहुत ज्यादा सिंसियर है, तुम इसे अपने लिए रख सकती हो, मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर इसे दे रहा हूँ, सो प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो। IC मदर पहले तो उसकी पिल की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है, लेकिन साथ ही अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उसके हाथ से वो एपिफेनी पिल ले लेती है। IC-20 बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हें सच बात बताऊं, तुम्हें पिछले कई सौ सालों से अपनी इसी 7th ग्रेड के ऊपर अटकी हुई हूँ और अपने आप को रिफाइन नहीं कर पा रही, मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही, लेकिन तुम्हारी इस पिल की मदद से मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी और 8th ग्रेड पे प्रमोट हो जाऊंगी, जिसके बाद मैं एक इंसानी शक्ल ले सकती हूँ, मैं इंसानी बॉडी में आ सकती हूँ। IC-20 मदर उसे अपने पास से एक मार्क देती है और कहती है, ये मेरा IC-20 मार्क है, तुम इसे अपने पास रख लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट किया है, ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हुई तो इसकी मदद से मुझे एक मैसेज भेज देना, वो मैसेज सीधा मेरे पास आएगा और मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगी, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ और किसी वक्त भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर पहुंचूंगी, चाहे मुझे अपनी जान को ही खतरे में क्यों न डालना पड़े। मीरू मिंग की तरफ देखती है और कहती है, ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, एक 8th ग्रेड का बीस्ट इसका दोस्त है, इतना ज्यादा मैं इस लड़के को जानती जा रही हूँ, ये उतना ही ज्यादा अमेजिंग है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं IC-20 मिंग और मीरू दोनों को उड़ाकर उनके वापस डोंकी अकेडमी में ले आती है, उन्हें बाहर ही उतारती है और कहती है, मुझे अभी भी इंसानों के शहर में जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों को यहीं पर उतार रही हूँ, आके तुम लोगों को अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास मेरा IC मार्क है, अगर तुम उसको यूज करते हो तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। फिर वो वापस चली जाती है। मिंग उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। IC मदर के वहाँ से जाने के बाद मीरू मिंग से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसे एपिफेनी पिल देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? एपिफेनी पिल तो एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है, तुम्हें वो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इंसानों की सोसाइटी में सेंट लेवल से कम लेवल पर जो भी मास्टर है उसके लिए ये बहुत ही कीमती है। अगर तुम किसी ऐसे मास्टर को इसे बेचते तो इसके बदले में तुम्हें लाखों मार्शल कॉइंस मिल सकते थे, और तुमने क्या किया, बदले में सिर्फ एक 8th लेवल के मॉन्स्टर की फ्रेंडशिप ले ली। मिंग उसे कहता है, हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही सबसे बेहतर है, अगर यहाँ पर तुम वीक हो कोई भी स्ट्रॉन्ग आकर तुम्हें मार सकता है, इसीलिए मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स मेरे इर्द गिर्द होंगे उतनी ज्यादा मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ अभी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर मैं किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाता हूँ तो उस वक्त मैं इस बीस्ट को अपनी हेल्प के लिए बुला सकता हूँ और अपनी जान बचा सकता हूँ। मीरू से कहती है, मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी एपिफेनी पिल, जो कि बहुत ज्यादा महंगी होती है, वो किसी को इस तरह तोहफे में दे दूं। हो सकता है कि हम दोनों में यही बड़ा डिफरेंस है। मिंग उसे कहता है, सीनियर सिस्टर, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपने बारे में परेशान हो, क्योंकि तुम्हें सोचना है कि कल हम लोग वो सब कुछ कैसे करने वाले हैं। अभी तुम्हें याद तो है ना कि ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मुझे जो मिशन मिला है, मुझे उस मिशन को पूरा करना है, तो तुम देखो कि तुम्हें कल कैसे तैयार रहना है। मीरू शर्माते हुए उससे कहती है, चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो, मैंने तुमसे वादा किया है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे मिशन को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हें कल अकेडमी में मिलती हूँ। फिर कहानी बताने वाला कहता है कि उसी दिन मीरू सीधी ऑफिशियल्स के पास जाती है और अपने टीचर्स को वो सारी बात बताती है कि यांग एजेंसी वालों ने वहाँ पर उनके 20 स्टूडेंट्स को मारा है, ताकि वो लोग एक आल्टर को ओपन करके छोटी दुनिया के अंदर जा सके। अकेडमी के वाइस डीन, जिनका नाम ली टिंग है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने साथ 4 डोमिनेटर मास्टर्स को लेकर जाते हैं और एस्कॉर्ट एजेंसी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। न सिर्फ एस्कॉर्ट एजेंसी को, बल्कि उनके सपोर्ट करने वाली 2 ब्रोंज फैमिली को भी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और उन्हें ये सब कुछ करने में सिर्फ 1 घंटा लगा। 1 घंटे में उन्होंने 2 ब्रोंज फैमिली और एक एस्कॉर्ट एजेंसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद बहुत सारी अफवाहें फैल गई। किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि वाइस डीन ने ऐसा क्यों किया, एस्कॉर्ट एजेंसी साथ ही 2 ब्रोंज फैमिली वालों को क्यों मार डाला। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। सारे बच्चे अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सच तो सिर्फ मिंग और मीरू को पता है। और यहीं पर कुछ बच्चों को दिखाते हैं जो कि खड़े बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, मुझे लगता है कि वाइस डीन का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। एस्कॉर्ट एजेंसी वालों को इस बारे में पता चल गया, इसी वजह से वाइस डीन ने अपने साथ डोमिनेटर मास्टर्स को लिया और वहाँ पर जाकर तबाही मचा दी। उनमें से एक कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि उनके यंग मास्टर ने हमें धोखा दिया होगा, इसी वजह से वाइस डीन ने ऐसा किया है। मिंग भी खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। उसी वक्त सामने से ज़ैंग हैंग भागता हुआ आता है। वो साथ साथ खुश भी होता है और रो भी रहा होता है। वो बॉस को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और भागता हुआ उसके पास आ जाता है। तो फिर से उसके सामने घुटने टेक कर वहीं पर अपना सर नीचे झुका लेता है और कहता है, बॉस तुम बहुत ही महान हो, तुम्हारी वजह से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। अब मैं अपनी मार्शल आर्ट्स के मास्टर लेवल पर पहुंच चुका हूँ। मैं सालों से अपनी मार्शल आर्ट्स के वॉरियर लेवल पर अटका हुआ था। मिंग उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम एक मास्टर बन चुके हो, लेकिन तुम्हारे बालों को क्या हुआ, ये इतने बड़े क्यों हो गए हैं? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा कि तुम ज़ैंग हैंग हो या फिर कौन हो। ज़ैंग हैंग उसे कहता है, बॉस मुझे नहीं पता, मैं तो 3 कॉप सूत्रा को मास्टर कर रहा था। जैसे मैंने ब्रेक थ्रू किया उसी वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कि मेरे बाल भी बड़े हो गए हैं। मैंने अपने लंबे बालों को देखा तो मुझे लगा कि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ, इसलिए मैंने इनको काटा नहीं। अगर
तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर मैं इनको काट देता हूँ। मिंग उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम इनको रहने दो, मुझे भी लगता है कि तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। वहीं पर पीछे से मीरू गुजर रही होती है। ज़ैंग हैंग उसे कहता है बॉस वो देखो मीरू जा रही है, क्या तुमने अपनी टास्क को पूरा किया? क्या तुमने सोचा कि टास्क को कैसे पूरा करना है? मिंग उसे कहता है मैंने अभी तक मिशन को पूरा तो नहीं किया, लेकिन अब ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं रही, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्यों तुम्हारा बॉस हूँ। तो फिर मिंग बिल्कुल एक बॉस की तरह पीछे की तरफ मुड़ पड़ता है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट सीन में मीरू को दिखाती है। मीरू वहीं पर एली में चलती हुई जा रही होती है। वहाँ पर आसपास डोंकी अकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो 3 ब्यूटीज में से एक ब्यूटी है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दूसरा लड़का उसे कहता है क्या हमें वहाँ पर जाकर उसके साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए? मैंने सुना है कि इसको अप्रोच करना बहुत ज्यादा आसान है। उनमें से एक लड़का लार टपकाते हुए कहता है जरा इसकी बॉडी की तरफ तो देखो, ये कितनी ज्यादा परफेक्ट है। अगर एक बार ये लड़की मुझे मिल जाए तो उसके बाद तो मुझे मौत का भी अफसोस नहीं रहेगा, फिर चाहे सारे जेलस लड़के मिलकर मुझे मार डालें। दूसरा लड़का उसे कहता है अगर तुम वाकई में ऐसा करना चाहते हो तो जाओ और जाकर उसको छेड़ कर दिखाओ, उसके बाद देखना यहाँ पर जितने भी दूसरे लड़के हैं जो कि उसके पीछे हैं वो सारे मिलकर तुम्हें जरूर मार डालेंगे। लेंसू बड़े ही आराम से चलती हुई जा रही होती है, जबकि सामने से मिंग निकलता है। मिंग दूर से इशारा करते हुए उसे कहता है कजिन कैसी हो तुम? मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहा था और फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मीरू भी उसकी ये बात सुन के हैरान हो जाती है कि ये मुझे कजिन क्यों कह रहा है। मिंग उसे आहिस्ता से कहता है मैं अपनी टास्क को पूरा करने वाला हूँ, हम लोग नाटक करते हैं। मिंग भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। मीरू उसे कहती है जी तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। मिंग भागते हुए जाकर उसके गले लग जाता है। मिंग उसे कहता है कजिन मैंने तुम्हें काफी अरसे से नहीं देखा, लगता है कि तुम काफी ज्यादा पतली हो गई हो, तुमने बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है, चलो मुझे चेक करने दो। साथ ही मिंग उसकी बैग के ऊपर यानी कि उसकी तशरीफ के ऊपर मुट्ठी भर लेता है। सिर्फ टच करने की बात हुई थी, मिंग कुछ ज्यादा ही कर रहा है। मीरू भी शर्माना शुरू कर देती है, जबकि बाकी के सारे लड़के भी चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये लड़के की हिम्मत तो देखो, ये क्या कर रहा है। उनमें से एक कहता है अगर ये इसका कजिन नहीं होता तो फिर तो मैं आगे बढ़ के इस लड़के को यहीं पर मार देता। क्या किया जा सकता है, ये लड़का तो इसका कजिन है, ये इसको टच कर सकता है। काश इसकी जगह पर मैं होता और मैं वहाँ पे टच कर रहा होता। मिंग अपने टास्क को पूरा करने के बाद मीरू को अपने से दूर करता है और कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा पतली हो गई हो, पहले तुम काफी मोटी हुआ करती थी। मीरू अपनी बैग की तरफ देखती है और कहती है तुम थोड़ा आराम से नहीं पकड़ सकते थे, तुमने तो पूरा नोच डाला है। मिंग हंसते हुए उससे कहता है असल बात यह है कि मैंने तुम्हें काफी अरसे के बाद देखा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो बहुत ही आराम से करूंगा। मीरू से कहती है दोबारा तुम्हें इस तरह का मौका नहीं मिलने वाला। मिंग वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं तुम्हें सुप्रीम होटल में खाना खिला दूंगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, अभी मैं बाकी की लड़कियों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मिंग के वहाँ से जाने के बाद बाकी के सारे स्टूडेंट्स की तरफ दिखाते हैं जो कि खुले मुंह के साथ ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हुआ क्या है, जबकि ज़ैंग हैंग भी बेचारा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मेरा बॉस तो वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है, मुझे लगा था कि शायद मैं इसको कोई आइडिया देने वाला हूँ, लेकिन इसने तो सभी के सामने ये कुछ करके दिखा दिया है। नेक्स्ट सीन जिनजैंग ग्रुप का दिखाया जाता है। मूरोंग अपनी चेयर पर बैठी हंस रही होती है और वो मिंग से कहती है लड़के तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, तुम्हें जो काम दिया गया था तुमने वो वाकई पूरा कर दिया, बहुत ही बहादुर हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आए, तुमने काफी अच्छा काम किया है। मूरोंग के हाथ की तरफ दिखाते हैं तो उसके हाथ के ऊपर पट्टी बंधी होती है। मिंग उसे कहता है सीनियर सिस्टर मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह तुम बात कर रही हो तुम्हें लगा शायद मैं इस टास्क को पूरा नहीं कर पाऊंगा। साथ ही मिंग सोच रहा होता है लेकिन इसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैंने अपनी टास्क को पूरा कर लिया है। जान जान मिंग से कहती है असल में ये टास्क कुछ इस तरह की नहीं थी, अगर तुम इस मिशन को फेल भी कर देते फिर भी हम तुम्हें अपने जिनजैंग ग्रुप में ले लेते, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ स्काउट कर रहे थे, हम लोग देखना चाहते हैं कि बाकी के ग्रुप्स की स्ट्रेंथ लेवल क्या है और उनकी तैयारी कितनी है। जब हमने तुम्हारे सामने ये टास्क को रखा था तब हम लोग सिर्फ तुम्हारे एटीट्यूड को चेक करना चाहते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, हम तुमसे ऐसा कैसे करवा सकते हैं। मिंगू से कहता है चलो ये तो अच्छा हो गया कि तुम लोग सिर्फ मुझे टेस्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तुम्हारे हाथ पे पट्टी क्यों बंधी है। जान जान उसे कहती है जब तुम शैनवू हाल में मीरू को ढूंढने के लिए गए थे हमें उसी वक्त पता चल गया था कि तुम इस टास्क को लेकर सीरियस हो और तुम इस टास्क को जरूर पूरा करोगे, इसीलिए मैं और तुम्हारी सीनियर सिस्टर हम दोनों ब्लैक ड्रैगन ग्रुप में गए थे। तुम्हारी बिग सिस्टर ने वहाँ पर जाकर तबाही मचा दी और उन सभी को बहुत ज्यादा पीटा, क्योंकि हमने तुम्हें अपने ग्रुप का एक मेंबर मान लिया है, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना हमारा जिम्मेदारी बनती है। मूरोंग और जान जान दोनों ही ब्लैक ड्रैगन ग्रुप में जाती हैं और वहाँ पर जाकर बहुत सारे डिसाइपल्स को पीटने के बाद उन्हें साथ ही धमकी देते हुए कहती हैं तुम सब लोगों को लगता है कि तुम सब लोग बहुत ज्यादा महान हो और बहुत ही अच्छे फाइटर्स हो, लेकिन हमारे सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो, दोबारा कभी जिनजैंग ग्रुप वालों से पंगा लेने की कोशिश मत करना, और खास तौर पर मिंग जी से। मिंग आज के बाद हमारे जिनजैंग ग्रुप का एक मेंबर है, अगर तुमने दोबारा उसके साथ कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर तुम्हें मिंग से कोई मसला है तो अपने लीडर से कहना वो मेरे साथ आए और मेरे साथ आकर बात करे, फिर मैं उसे बताऊंगी हम में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जान जान मिंग से कहती है सीनियर सिस्टर ने वहाँ पर जाकर तुम्हारे लिए फाइट की, इसी वजह से उसे थोड़ी सी चोट लग गई है। मिंग उसे कहता है बिग सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ब्लैक ड्रैगन वालों से मेरा पीछा छूट गया और साथ ही तुमने मेरी बहुत ज्यादा
हेल्प की है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मूरोंग उसे कहती है तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिनजैंग ग्रुप की लीडर हूँ, तो इतना तो मेरा करना बनता है। हमारा जिनजैंग ग्रुप एक बड़ी सी फैमिली है और मैं अपने फैमिलीज मेंबर को बहुत ही अच्छे से रखती हूँ और उनको प्रोटेक्ट करती हूँ। फ्यूचर में भी अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। उसी वक्त दरवाजा टूटता है, एक लड़का दरवाजे को किक मार के तोड़ देता है और वो अंदर आता है और आते ही जान जान से कहता है जान जान तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, मैं कितने ही सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब जल्दी से बताओ, तुम्हें आज ही मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ जिनजैंग सेक्टर में वापस चलोगी या नहीं? मैं यहाँ से जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 103 का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 104 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग मूरोंग और जान जान के पास ही बैठा होता है कि उसी वक्त दरवाजा खुलता है और एक लड़का अंदर आता है और वो आते ही जान जान के ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो उसे कहता है तुम मेरे साथ जिनजैंग सेक्टर में कब वापस जाने वाली हो? क्या तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही? मुझे कब तक यहीं पर तुम्हारे पास आकर चक्कर लगाने पड़ेंगे? मुझे आज ही तुमसे जवाब चाहिए, चलो जल्दी करो, मुझे अपना जवाब दो, तुम क्या करना चाहती हो? और साथ ही वो उसको गिरबान से पकड़ लेता है। वो जान जान से कहता है मेरा सब्र जवाब देता जा रहा है, इसलिए मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि अगर मेरे फादर इस सब में इन्वॉल्व हो गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा? यहीं पर मूरोंग आगे बढ़ती है और उसके हाथ को झटक देती है और गुस्से के साथ उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? चेनवैन, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक लड़की का गिरबान कैसे पकड़ सकते हो? तुम तो जान जान के लायक भी नहीं हो। ये जिनजैंग सेक्टर नहीं है, ये डोंकी एकेडमी है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं इसकी लीडर हूँ, मेरे सामने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं। चेनवैन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चेनवैन उसे कहता है मूरोंग, तुम्हें मेरे काम में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जान जान की इतनी ज्यादा फिक्र है तो जाओ जाकर इसकी फैमिली की हेल्प करो ताकि तुम इसकी जान बचा सको। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो फिर हमारे काम में मत आओ। मिंग मूरोंग से पूछता है बिग सिस्टर आज यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे भी तो बताओ, यहाँ पर क्या मसला है? मूरोंग मिंग को बताती है जान जान के छोटे भाई ने जिनजैंग सेक्टर के रूल्स को तोड़ा है और उसे जेल में बंद किया हुआ है और बहुत ही जल्दी उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। जबकि चेनवैन के फादर जिनजैंग सेक्टर के एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है और उनकी बात सभी सुनते हैं। चेनवैन चाहता है कि जान जान उसके साथ शादी कर ले। इसके बदले में चेनवैन के फादर जान जान के छोटे भाई को जेल से आजाद करवा देंगे। मिंग कहता है इसके भाई ने किया क्या था? मूरोंग उसे कहती है इसका छोटा भाई जितना बेवकूफ है उतना बहादुर भी है। पता नहीं इसको बहादुरी कहेंगे या फिर बेवकूफी। उसने जिनजैंग सेक्टर के एक बहुत ही खास ट्रेजर हंटिंग माउस को चुरा लिया। हमारे जिनजैंग सेक्टर में भी एक हीवन है, एक छोटी दुनिया, जहाँ पर वो अपने ट्रेजर हंटिंग माउस को लेकर गया ताकि वो वहाँ से बहुत ही खास फ्रूट को चुरा सके। लेकिन ना तो उसे वहाँ से वो फ्रूट मिला, ना ही वो अपने ट्रेजर हंटिंग माउस को वापस लेकर आ सका, क्योंकि उसने वहीं पर उसको खो दिया। शायद तुम्हें ट्रेजर हंटिंग माउस के बारे में नहीं पता होगा। ट्रेजर हंटिंग माउस बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं और इनको खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होते, मुझे किसी किसी के पास ही होते हैं। एक बार हमने इसको खो दिया तो दोबारा हम कभी भी इसको नहीं ढूंढ सकते। विमिंग मास्टर को बताती है जिनजैंग हीवन के बारे में। वो उसे कहती है मास्टर, जैसा कि आपने एक छोटी दुनिया थोड़ी देर पहले देखी थी, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये भी एक छोटी दुनिया है जो कि जिनजैंग सेक्टर को बैक सपोर्ट करती है, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर। ऐसी बहुत सारी छोटी दुनिया होती हैं जो कि इस तरह के बड़े सेक्टर्स के पास हो सकती हैं। मूरोंग मिंग से कहती है हमारी जिनजैंग सेक्टर की जो हीवन है वहाँ पर हम लोग आते जाते थे, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जाया करते थे। अगर पहले तुम लोग अपनी किसी चीज को वहाँ पर खो देते तो उसे बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिया जाता था, लेकिन अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमारी जिनजैंग सेक्टर की हीवन के अंदर एक कीड़ा आ गया। वो एक डीमन इंसेक्ट था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। हमारे जितने भी डिसाइपल वहाँ पर थे उसने उन सभी को मार डाला और वहीं पर उसने अपना घोंसला बना लिया। हालांकि वो डीमन एक इंसेक्ट है, लेकिन वो डीमन इंसेक्ट्स का एम्परर है और उसके पास इंसानों की कल्टीवेशन के हिसाब से एक मार्शल आर्ट सेंट के बराबर की पावर है। विमिंग मास्टर से कहती है मास्टर, एक डीमन इंसेक्ट किंग का वहाँ पर होना हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इंसेक्ट्स के पास बहुत ही लो इंटेलिजेंस होती है और इनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान होता है। विमिंग मास्टर से कहती है मास्टर, जब भी आप जिनजैंग सेक्टर में जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर जिनजैंग हीवन में भी जाएं। मैं आपको उस कीड़े को कंट्रोल करना सिखाऊंगी, फिर आप उस कीड़े को अपने लिए यूज कर सकते हैं। एक बार आपने उस डीमन इंसेक्ट यानी कि उस कीड़े को कंट्रोल कर लिया तो फिर आप उसके पूरे के पूरे नेस्ट यानी कि उसके घोंसले के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। इससे आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग से कहता है ठीक है, अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो हीवन में जरूर जाऊंगा। चेनवैन अभी वहीं पर खड़ा होता है और उनकी बातें सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है। चेनवैन कहता है जान जान ये लड़का कौन है? मुझे तुम्हारे बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो? मुझे लगता है कि शायद इसीलिए तुम मेरे साथ जिनजैंग सेक्टर में वापस नहीं जाना चाहती और मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हें यहाँ पर पहले से एक लड़का मिल गया
है। चेन वैन आगे बढ़ता है और मिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, जान जान तुम्हें ये लड़का किस एंगल से मेरे बराबरी का लगता है। हालांकि इस लड़के के लुक्स थोड़े से हैंडसम है, ये मुझसे थोड़ा सा पतला है और काफी ज्यादा हैंडसम भी है, लेकिन फिर भी इसकी कल्टीवेशन तो मुझसे बहुत ज्यादा लो है और इसके फादर मेरी तरह एक पावरफुल एल्डर नहीं है। जबकि मिंग उस लड़के से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड्स का टाइम है, मेरे कंधे से अपना हाथ उठाओ वरना तुम खुद ही इस बात के लिए पछताओगे कि तुमने मेरे कंधे पे हाथ क्यों रखा। चेन वैन इस बात से गुस्सा हो जाता है और मिंग को थप्पड़ मारने लगता है। जैसे ही वो उसे मारने लगता है उसी वक्त जान जान आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और चेन वैन के हाथ को पीछे की तरफ झटक देती है। चेन वैन उसे कहता है, जान जान जी तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और लड़के को प्रोटेक्ट करने की। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस सिचुएशन में हो। तुम्हारे भाई को सिर्फ और सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और कोई भी नहीं। जान जान गुस्से के साथ चेन वैन से कहती है, तुम्हें इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है और इस मसले का भी इस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए इस लड़के से दूर रहो। जान जान चेन वैन से कहती है, हमारे जिनजेन सेक्टर के रूल्स के मुताबिक कैदी को जेल में बेचने के बाद उसे 3 साल के बाद ही सजा दी जाती है, यानी कि 3 साल के बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरा भाई बिल्कुल सेफ है। 3 साल का अरसा मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं इतने अरसे में उस ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढ लूंगी और अपने भाई को बचा लूंगी, फिर चाहे मुझे जिनजैंग हीवन के अंदर जाकर ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढते हुए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, इसलिए तुम वापस चले जाओ। चेन वैन उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, अगर तुम वहीं पर जाकर मरना चाहती हो तो फिर ठीक है, जाओ जाकर वहीं पर मरो। मैं तुम्हारे लिए एक काम तो जरूर कर दूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी को वहाँ से वापस ले आऊंगा अगर तुम मर गई तो, और अगर उस कीड़े ने तुम्हारी बॉडी को खाया नहीं। चेन वैन के वहाँ से जाने के बाद मिंग उससे कहता है, मूरोंग से, क्या तुम इसकी हेल्प नहीं कर सकती। मूरोंग उसे कहती है, मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल पर हूँ। अगर हमें इसकी हेल्प करनी है तो हमारे पास कोई ना कोई सुप्रीम मास्टर होना चाहिए। हमारे मास्टर गाओ फेंगजियान अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुँचे, इसलिए उनकी भी हेल्प नहीं ली जा सकती। हम लोग तुम्हारे ग्रैंड एल्डर से मदद मांगेंगे जो कि मार्शल आर्ट्स के गॉड हैं, वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि वो जान जान को अच्छी तरह से जानते नहीं है, क्योंकि ये उनकी डिसाइपल नहीं और कोई भी मार्शल आर्ट्स का गॉड इस तरह इसकी हेल्प नहीं कर सकता। मिंग उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर मिंग वहाँ से बाहर आ जाता है। मिंग चलता हुआ वापस अपने डॉर्मेट्री रूम की तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है, वैसे भी तो मैं जिनजैंग हीवन के अंदर जाने वाला हूँ उस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। अगर मुझे वहाँ पर ट्रेजर हंटिंग माउस मिल जाता है तो फिर मैं जान जान की भी हेल्प कर सकता हूँ। मिंग वहीं पर चलता हुआ जा रहा होता है कि उसे साइड से आवाज आती है, कोई कह रहा होता है कि व्हाइट ड्रेस ब्यूटी यानी कि मीरू बहुत ही कमीनी लड़की है। मिंग एक पहाड़ी के ऊपर चल रहा होता है, वो वहाँ से नीचे की तरफ देखता है तो नीचे व्हाइट ड्रेस ब्यूटी यानी कि मीरू खड़ी होती है और उसे काफी सारे लड़कों ने घेरा होता है। वो सारे लड़के उसे कहते हैं, हम लोग तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, हम तुम्हें पसंद करते थे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्योर थी, तुम्हें किसी ने छुआ नहीं, इसीलिए हम पूरे 1 साल तक कुत्ते की तरह तुम्हारे आगे पीछे सिर्फ दुम हिलाते रहे, कभी तुम्हें तंग करने की कोशिश भी नहीं की। फिर अचानक से कहीं से एक लड़का आता है जो कि सभी के सामने तुम्हारी तशरीफ पे हाथ लगाता है और तुम उसको ऐसा करने से मना भी नहीं करती, वो भी सभी के सामने। इस बात से तो ये बात साबित होती है कि तुम बहुत बड़ी कमीनी और घटिया लड़की हो। अगर हमें ये बात पहले से पता होती कि तुम इस तरह की घटिया लड़की हो तो हमने कब से तुम्हारे साथ कुछ कर लिया होता। वो सारे लड़के लात टपकाते हुए उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया है, आज तो हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, आज तो हम लोग बहुत ही मजे करेंगे। जबकि मिंग भी ऊपर खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। मीरू उन सब से कहती है, तुम सब लोगों को ऐसा करने की क्या जरूरत है, तुम लोगों को पता है कि वो मेरा कजिन है, हम दोनों अच्छे रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स में ये बात नॉर्मल है। अगर उसने मुझे टच किया या फिर तुम्हारे सामने उसने मुझे गले से लगाया, और वैसे भी मैंने तुम सब लोगों से नहीं कहा था कि कुत्ते की तरह मेरे इर्द गिर्द अपनी दुम हिलाते फिरो, तुम सब लोग अपनी मर्जी से मेरे इर्द गिर्द घूमते फिरते हो। मैंने तुम लोगों में से कभी किसी को भी नहीं कहा, ना ही तुम में से किसी को बसाने की कोशिश की है। वो लड़के उसे कहते हैं, चाहे तुम्हारा कजिन कोई भी होता लेकिन ये लड़का मिंग नहीं होना चाहिए था। तुम्हें पता है कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप को मिंग की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी लीडर जिनजैंग सेक्टर की रोंग हमारे पास आई थी और हमारे सेक्टर में आकर उसने तबाही मचाई, हमारे बहुत सारे लड़कों को उसने पीटा है, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो सारे लड़के बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अब हम तुम्हारी बॉडी का फायदा उठाएंगे कंपनसेशन के तौर पर। मीरू भी उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है, लगता है कि आज मुझे इन सभी के साथ फाइट करना ही पड़ेगी क्योंकि मैं ऐसे यहाँ से नहीं भाग सकती, ये सारे बहुत ज्यादा हैं, या फिर मुझे अपनी ब्लड लाइन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने उस आलतार के ऊपर यंग मास्टर जैंग से बचने के लिए यूज की थी। मीरू अभी वहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त वहाँ पर मिंग आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और फ्लैश टैप को यूज करते हुए वहाँ से साइड पे हट जाता है। मीरू से कहती है, जूनियर ब्रदर मिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिंग उसे कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, आज यहाँ पर चल क्या रहा है और ये सारे लड़के तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं। मीरू शर्माते हुए उसे कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारे लड़के मिंग की तरफ देखते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो मिंग से कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारे ब्लैक ड्रैगन ग्रुप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, मूरोंग ने वहाँ पर आकर हम सबको बहुत ज्यादा पीटा था और उसके साथ उसकी वाइस कमांडर जान जान भी थी। मिंग उन सब से कहता है, अगर तुम सब लोग बदला ही लेना चाहते हो और तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट हो तो फिर ठीक है, मेरे साथ फाइट करो, या फिर तुम एक लड़की से फाइट करना चाहते हो, तुम तो बहुत ज्यादा बुजदिल हो। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का लड़का अपने हाथ पर पावर्स को रिलीज करते हुए मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जबकि दूसरा लड़का उसे रोक देता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर तुम इस लड़के को मारोगे तो तुम्हें पता है ना कि ये लड़का जिनजैंग ग्रुप का एक मेंबर है। मूरोंग फिर से यहाँ पर आएगी और हमारे लीडर को भी इस बार पीटेगी, और ऊपर से हम लोग जिनजैंग ग्रुप के बेस के बहुत ज्यादा करीब हैं, इसलिए इसे फिलहाल के लिए छोड़ दो, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का लड़का काफी गुस्से में होता है और मिंग से कहता है शुक्र करो तुम उस मूरोंग की वजह से बच गए हो, ना हमारे जैसे मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर के सामने तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं था। हम तुम्हें फिलहाल के लिए तो छोड़ने हैं, लेकिन तुम सारी जिंदगी किसी औरत के पीछे छुपकर नहीं रह सकते, कभी तो इनके बिना निकलोगे, तब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहने के बाद वो बकवास करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मिंग मीरू से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मेरी उस मिशन की वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, यहाँ पर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मीरू से कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही माफी मांगने की, जब मैंने तुम्हारे इस मिशन को एक्सेप्ट किया था तब मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये सब कुछ हो सकता है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीरू शर्माते हुए मिंग से कहती है जूनियर ब्रदर तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे मिशन को पूरा करने में तुम्हारा साथ देती हूँ तो फिर तुम मुझे सुप्रीम रेस्टोरेंट लेकर जाओगे, जहाँ पर तुम मुझे खाना खिलाओगे। चलो अब जल्दी से मुझे सुप्रीम रेस्टोरेंट लेकर जाओ, आज मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ, मुझे और कोई भी काम नहीं है। मिंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें सुप्रीम रेस्टोरेंट जरूर लेकर जाऊंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 104 का